जय हिंद साथियों। अब लेक्चर्स की अगली कड़ी में मैं आज आप लोग लेके आया हूँ अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, यानी कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि अगर वो हमसे सघन माध्यम में है, मतलब कि इट मीन्स हम लोग रेयरर मीडियम में है और वो डेंस मीडियम में है, तब क्या डिफरेंस रहता है डिस्टेंस में, ठीक है। या फिर आप डेंस मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है, मतलब कि आप सघन माध्यम में हो और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है, यानी कि विरल माध्यम में है। इस समय में क्या होता है, वस्तु पास नजर आएगी कि दूर नजर आएगी। तो सिंपली ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जरूरी ये है कि आप थोड़ा सा अपना जो इमेजिनेशन है उसको थोड़ा सा रिकॉल करिए और याद करिए कि जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर देखा होगा, वाटर के अंदर देखा होगा, तो वो आपको दूर नजर आया था कि तली में ऊपर की ओर नजर आया था। तो सिंपली आप रिकॉल करेंगे इस चीज को तो आप ये पाएंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट था, जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट को, आप हो हवा में खड़े हो, हवा मतलब इन द सेंस आप रेयरर मीडियम में हो, विरल माध्यम में हो, और पानी के अंदर रखी किसी वस्तु को देखते हो तो आपको तली से उथली हुई यानी ऊपर की ओर, ठीक है, एबव द सरफेस क्या नजर आती है, यानी कि जहां उसका एकदम एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए वहां से वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है। इस चीज को आपको पकड़ के रखना है। सिंपल ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बट वही चीज को आसान करने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले रिकॉल कर लें इस चीज को कि पानी वाले कॉन्सेप्ट में, यानी पानी के अंदर कोई वस्तु है तो वो हमेशा आपको ऊपर, तली से ऊपर नजर आती है। तो अगर वो ऊपर नजर आती है, एक्चुअली वहां तो है नहीं, तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे अपरेंट, ठीक है, यानी कि आभासी। और एक्चुअल में उसकी जो गहराई है, यानी जो रियल है, वो जो रियल डेप्थ है वो नीचे की ओर स्थित है। तो ये एग्जाम्पल को आप दिमाग में सेट कीजिए। बाकी इसके बाद हम लोग इसका पूरा जो है 2 केसेस हैं उसको पढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है इस टॉपिक से, तो वो देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से भी पहले मैं एक चीज पे बात करना चाहूंगा और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो नीचे वीडियो में लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसको देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू ऑफ म्यू, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि म्यू का जो मान होगा, अपवर्तनांक का जो मान होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ये बस मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं, आपको ये पकड़ के रखनी है और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आप जाएंगे याद करने एग्जाम हॉल में, बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये कंफ्यूज करेगा और परेशान करेगा। तो उस चीज के लिए मैंने आपको बोला, आपको 2 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपको एक अपना अनुभव याद रखना है कि जब भी आपने कोई वस्तु पानी के अंदर देखी होगी, ठीक है, आप पानी के अंदर बिना गए पानी के अंदर देखी होगी तो वो आपको ऊपर नजर आई होगी। और दूसरा मैंने ये डेटा बताया कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। इन 2 चीजों को पकड़ के हम इस टॉपिक को करेंगे क्लियर। तो पहला है कि भाई डायग्राम से ही पढ़ते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चूंकि आपको नोट्स मिल रहा है और मैं एक आज जरूरी बात और करना चाहूंगा आप लोगों से, फिलहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में फोकस करते हैं। पहला केस जो है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेक्षक, यानी कि जो देखने वाला है, ठीक, वो है रेयरर मीडियम में। कहां है? रेयरर मीडियम में, विरल माध्यम में, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो वस्तु है, वो है डेंसर मीडियम में, यानी कि सघन माध्यम में। पूरा ध्यान दूंगा मैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अब यहां से आपका ऑब्जर्वर है, ये जो ऊपर का, इस लाइन के ऊपर का जो मीडियम है, ये हम मानते हैं रेयरर है। आप किसी स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो और ये है आपकी आंखें। अब मतलब ऐसी नहीं है, आपकी आंखें तो बहुत अच्छी होंगी, फिलहाल मैं ऐसा बना दे रहा हूं कि आप समझ पाएंगे। और यहां से आप कोई ऑब्जेक्ट, ये है आपका डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम, यानी कि जल। इसके नीचे आपको एक मछली है या कोई भी चीज है, आप उसको देख रहे हैं। तो जब आप देखते हैं यहां से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर उसका रियल पोजीशन है, मान लीजिए इस स्थान पर,
ये उसका रियल पोजीशन है, ठीक। तो आपको वो थोड़ा सा तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इस चीज को, देखिए तो ये होगा इसका रियल हाइट, इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये होगा इसका अपरेंट हाइट, इसको हम लोग h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के बीच का जो दूरी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो भी हुआ है, ठीक। ये इन दोनों के बीच का है, अपरेंट और रियल का, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपरेंट डेप्थ यानी कि आभासी गहराई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं h डैश से, ठीक। ये आपको उठा हुआ नजर आया ऑब्जेक्ट, तो ये आभासी है। वास्तविक स्थिति यानी कि रियल पोजीशन तो ये है। तो ये आप ध्यान देंगे मैंने अपरेंट को h डैश से रिप्रेजेंट किया है, और जो रियल है, रियल डेप्थ है यानी कि जो वास्तविक गहराई है, बहुत इजी टॉपिक है पता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आप रटने जाइएगा तो कंफ्यूजन होगा। साइंस है, बहुत सारी चीज आप नहीं ना रट सकते हैं। अब जो कि प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है आपकी आंखों में, ठीक है, इस केस में भी अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको h डैश बना दिया, इसको h बना दिया, ठीक। ये चीज अनुभव से आपको पता है, सब लोगों को पता है, जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं सबों ने ये अनुभव किया है कि जब भी पानी में देखते हैं वस्तु आपको ऊपर नजर आती है, सतह से ऊपर नजर आती है। यही चीज मैंने आपको बोला था, पकड़ के रखिएगा। और दूसरी चीज मैंने बोला था कि जो म्यू है उसका वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। यहाँ पे अब आप मुझे बताइए कि h और h डैश दोनों में ज्यादा कौन है, h और h डैश दोनों में ज्यादा कौन है? मतलब कि बात अगर की जाए वास्तविक गहराई की और आभासी गहराई की, तो ज्यादा है कौन? तो भाई वास्तविक यानी कि जो रियल डेप्थ है, दिस इज द ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ यानी कि आभासी गहराई के, ठीक है। ये ज़्यादा है और ये कम है, और हमको जो पता है कि जो म्यू है इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो उस म्यू की जो वैल्यू निकालने जाएंगे हम लोग, तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन h डैश। क्यों किया भाई आपने ऐसा, h अपॉन h डैश क्यों आया? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा इसकी कम है, तभी नहीं ये इसको डिवाइड करेगा तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और म्यू को हमेशा 1 से ज़्यादा रखना है हमको। मैंने दो चीज़ कॉन्सेप्ट आपको, एक आपका अनुभव था और एक था ये वैल्यू पकड़ा आपने। इसके बेसिस पे ही आप क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे कि म्यू जो है वो कितना आएगा इस केस में, h अपॉन h डैश, ठीक है। कितना आएगा, h अपॉन h डैश। क्लियर है? ये h आपका रियल डेप्थ है और ये है आपका अपरेंट डेप्थ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा, कोई डाउट? अच्छा, अगर थोड़ा भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से समझाने की, मतलब ये इस तरीके से क्यों बनाया गया सब कुछ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आया है, ठीक। तो ये h डैश, ये h था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है वास्तविक और आभासी गहराई का, उसको हमने d से रिप्रेजेंट किया है। तो अब अगर मैं आपको देख पा रहे होंगे, इतना तो कैलकुलेटेड है आपको कि h बराबर हो जाएगा h डैश प्लस d। तो अगर केवल d निकालना होगा तो वो h माइनस h डैश आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, विस्थापन कितना आ गया, h माइनस h डैश। क्लियर? यहाँ पे आपने देखा कि म्यू की जो वैल्यू है वो h अपॉन h डैश आई है। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप h डैश को यहाँ ला लो, तो ये हो जाएगा h अपॉन म्यू। भाई क्लियर है, नजर आ रहा होगा, h डैश बराबर h अपॉन म्यू। इस h डैश की वैल्यू उठा के ले आओ यहाँ रखो, तो ये आपको d की वैल्यू देगा h माइनस h अपॉन म्यू। दोनों जगह से आप h को कॉमन ले लो, तो आपको अब d की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू h। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये CF या कोई भी एग्जाम जो आप व्यापम वगैरह का देते हैं उसमें डेप्थ पे जाके इनके
डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा तो इस फॉर्मूले से बना दीजिएगा आप, ठीक है। आपके पास रियल दिया रहेगा क्वेश्चन में, अपरेंट दिया रहेगा, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको रिलेशन मैंने यहाँ समझा दिया, आपको रिलेशन मैंने ये दो बता दिए, क्लियर। तो इसके बेसिस पे एकदम इजी था, म्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच डैश, जो नजर आ रहा है डायग्राम में उसके बेसिस पे हमने पूरा ये समझ लिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ग्लास के लिए। चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि H कितना आएगा फॉर वाटर और ग्लास। तो एक चीज मैं लिख देता हूँ कि जो म्यू है, जो जल है, जल के लिए म्यू का मान होता है 4/3, ठीक। और ग्लास के लिए जो म्यू होता है वो होता है 3/2, क्लियर। ये दो चीजें आप देख पा रहे होंगे। अब वाटर के लिए जो डी जो था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल 1 माइनस 1 अपॉन म्यू की जगह आप क्या रखेंगे 4/3, और साथ में क्या मल्टीप्लाई रहेगा एच। यही फॉर्मूला आया था ना, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू एच। आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा ये, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। मान लीजिए 4/3 आ गया, तो माइनस वगैरह करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाना है, ध्यान से देखिए। पहले इसको ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 इंटू एच, पूरा डिटेल में ही कर दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/4 इंटू एच। तो जो दूरी आया है इन दोनों के बीच में, जो आपका रियल हाइट है, जो रियल डेप्थ है, ठीक है, उसका 1/4, ठीक। तो ये अगर आपको पता है, रियल हाइट आपको पता है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आप एच डैश नहीं निकाल लीजिएगा कि आभासी गहराई कितनी है। आपको समझ में आ रहा है, तली से उसकी आभासी गहराई कितनी है, क्लियर। तो ये एक तरीका हुआ। अगर ग्लास की बात की जाए तो ग्लास के लिए सेम वही 1 माइनस 1 अपॉन म्यू होता है। म्यू की जगह आप ग्लास के केस में यानी कांच के केस में क्या रखेंगे, 3/2 इंटू एच। और इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 2 गया ऊपर, 3 माइनस 2 आगे 1/3, तो ये हो जाएगा h/3। यानी कि इस केस में अगर ग्लास है, ठीक है, आप तो रेयर मीडियम में हो, एयर में हो, ठीक। जो ऑब्जेक्ट है, आप बाहर देख रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट है पानी में तो वो h/4 क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा किसके बीच का, रियल और अपरेंट के बीच का। तो आप कैलकुलेट कर लो कि वो कितनी आभासी गहराई आपको कितनी नजर आने वाली है, h माइनस h/4 कर लो। मैं कर भी देता हूँ, लो भाई, h डैश की वैल्यू h माइनस कितनी हो जाएगी, h/4, तो ये हो जाएगी 3h/4, क्लियर। तो रियल वाले से ही आप कैलकुलेट कर लोगे। इस केस में कितना आ जाएगा आप देखिए, तो 3 है, h डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा h माइनस h/3, तो ये हो जाएगा 2h/3। तो इजीली आप पूरा ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको ये हिंट दिया कि आप ध्यान इस बात का रखें कि आप अपने अनुभव को पहले काम में लाएं, कि जब भी देखते हैं ऊपर नजर आता है इस केस में, और म्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक। 1 से ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू, इसलिए h अपॉन h डैश होगा इस केस में, ठीक। ये केस था कि आप यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ था, रेयर मीडियम में, विरल माध्यम में। वस्तु कहाँ थी, सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में, मतलब या तो पानी के अंदर या तो ग्लास के अंदर। अब इस केस को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग को समझ में आ रहा होगा, जितना हो सकता है एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, अब बढ़िया से एकदम पढ़िए मन लगा के, ठीक। शेयर वेयर नहीं भी कीजिए, कोई बात नहीं, बस पढ़िए। हम अपना गलती सुधारने आए हैं, ऐसे आप लोग का हेल्प होगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। केस नंबर 2 क्या है कि जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो प्रेक्षक है, जो देख रहा है, वो इस बार है डेंसर मीडियम में यानी कि सघन माध्यम में, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है
यानी कि जो वस्तु है वो है रेयरर मीडियम में, यानी कि विरल माध्यम में। ठीक, थोड़ा तेज लिख रहे हैं तो राइटिंग, वैसे भी राइटिंग अच्छी है नहीं, बट ठीक ठाक है कि आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, इस केस में डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब ये फिर से वही है डेंसर मीडियम, और ये आपका रेयरर मीडियम, यानी कि ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। ये तो आप सब लोग को याद भी हो गया होगा। इस बार जो है ठीक है, ये पुतली उतली सब बना के डिजाइन कर देते हैं। अब हम डेंसर मीडियम में, प्रेक्षक जो है वो डेंसर मीडियम में है और ऊपर हम मतलब पानी में तैर रहे हैं, स्विमिंग पूल में गए हैं, कहीं तैर रहे हैं और ऊपर चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा, ये पहले वाले केस में पास नजर आ रहा था, इसमें नजर आएगा दूर। तो अगर आप पहले केस का स्टडी अच्छे से कर लिए हैं तो इसको तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। पढ़ना काहे नहीं है, मतलब पढ़ना तो है भी। यहाँ पे कुछ चिड़िया उड़ रही है और इस केस में वो हो जाएगी दूर, तो ये हो जाएगा आपका रियल हाइट और ये होगा आपका अपरेंट हाइट। इसको हम लोग दर्शाएंगे एच डैश से। वो कैसा नजर आएगा इस बार? दूर। अगर आप सघन में है और वो विरल में है तो वो आपको कैसा नजर आएगा? दूर। प्रकाश की किरण चल के आएगी आपके आंखों तक। ठीक है, पूरा प्रोसेस ही उल्टा होता है। आप लोग इधर से देखने की कोशिश कीजिएगा। दिखता कभी भी कोई चीज़ तब है जब राइट रेज कहाँ होती हैं? हमारे आइज में एंटर करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को भी पकड़िएगा और ये हो जाएगा डेप्थ। इस बार जो डी है, ठीक है, देख पा रहे होंगे, वो आ रहा है एच डैश माइनस एच। क्लियर? एच डैश माइनस एच। म्यू जो है, म्यू की वैल्यू मैंने कहा कि हमेशा ही एक से ज़्यादा होगी। अब इस केस में एक से ज़्यादा कैसे होगी भाई? इस केस में सिंपल सी बात है कि जो रियल वाला है वो कम है और अपरेंट वाला जो है हाइट या डेप्थ जो भी बोल लीजिए इस केस में, तो वो ज़्यादा है। मतलब कि एच कम है और एच डैश ज़्यादा है। तो आप जब म्यू लेने जाएंगे तो म्यू हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। इस केस के लिए कि म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एच डैश अपॉन एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर केवल और केवल हमको किसका वैल्यू निकालना रहे? एच डैश का, तो ये एच डैश या फिर एच की वैल्यू निकालनी रहे तो वो हो जाएगा एच डैश अपॉन म्यू। क्लियर? इस फॉर्मूले में ले जाकर रखिए वैल्यू को, एच इक्वल्स टू एच डैश अपॉन म्यू। एच डैश ऑलरेडी है, इस एच की जगह आप क्या रखेंगे? ये वाला वैल्यू कितना है? एच डैश अपॉन म्यू, सेम पिछले वाले की तरह। तो इस बार कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू एच डैश। अगर इसको एच के टर्म में निकालना रहे तब कैसे कीजिएगा भाई? देखिए ये कितना आ गया? 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू एच डैश। अब इसको अगर मैं बोलूँ कि आप एच के टर्म में लीजिएगा, ये इस केस के लिए फॉर्मूला है। कैसे है आप खुद भी देख पाएंगे कि जो आपका फॉर्मूला था वो था 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, यहाँ पे था एच डैश, इसको आप क्रॉस कीजिए डिवाइडेड बाई म्यू, यहाँ पे था एच डैश। म्यू की जो वैल्यू इस केस में आई थी वो कितनी आई थी? एच डैश अपॉन एच। तो आप एच का डिवाइड और एच का मल्टीप्लाई करा दीजिए इस केस में, तो इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? भाई ये भी तरीका बता दे रहा हूँ, नहीं तो पक्का आप लोग को डाउट आएगा ही आएगा कि ये कहाँ से आ गया, कैसे बोल दिया सर सेकंड केस में आ गया। तो देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जो डी का फॉर्मूला है दिमाग में आ गया तो बता ही दे रहे हैं। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एच डैश। क्लियर? ये आया था अभी लास्ट में, इसको यहाँ ले आए, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पे एच का डिवाइड और एच मल्टीप्लाई करा है, इस पूरे के बदले में क्या आ जाएगा? म्यू म्यू और म्यू कैंसिल, एच म्यू माइनस 1 आ गया। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एच के टर्म में था, मैंने उम्मीद की थी आप लोग बनाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि हो सकता है डाउट आए। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चलिए अब सब लोग ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, कह रहा है इसमें कि एक गोताखोर पानी की सतह से 12 मीटर नीचे है। ठीक है, एक स्कूबा डाइवर है जो वो क्या है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर कितना है? 12 मीटर उसका डिस्टेंस दिया है, पानी की सतह से 12 मीटर नीचे है। और नेक्स्ट लाइन कह रहा है, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा हिंदी में सब लोग को, कि एक चिड़िया पानी की सतह से 18 मीटर ऊपर है। पानी की सतह से 18 मीटर ऊपर है, मतलब इसका रियल दे दिया है। पानी की सतह से 18 मीटर ऊपर है, मतलब उसका रियल हाइट दिया हुआ है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर 18 मीटर डिस्टेंस पे वो
अच्छा, गोताखोर के आंखों के ठीक ऊपर है, मतलब जो स्कूबा डाइवर है वाटर के अंदर, उसके आंखों के ठीक ऊपर है वो चिड़िया। तो गोताखोर को चिड़िया पानी की सतह से कितने दूर दिखाई देगी? तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई आपका जो ऑब्जर्वर है इस केस में, ठीक, जो आपका ऑब्जर्वर है वो कौन से मीडियम में है? डेंसर, ठीक है, सघन माध्यम में। और जो ऑब्जेक्ट है वो किस मीडियम में है? रेयरर मीडियम में, यानी कि विरल माध्यम में। तो जब सघन से विरल में, मतलब कि जो सघन से हम विरल में जब देखते हैं तो आपको म्यू का फॉर्मूला क्या मिला था? याद कीजिए, कौन ज़्यादा होता है? एच डैश डिवाइडेड बाई एच। अब आपको पता होना चाहिए, या क्वेश्चन में दिया होगा कि वाटर के लिए, पानी है तो वाटर के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है 4/3 होती है। मैंने खुद भी बता रखा है आपको। एच डैश आपको निकालना है, आभासी ऊंचाई जो है वो आपको ज्ञात करनी है, और वास्तविक ऊंचाई दी हुई है 18 मीटर। इस 12 मीटर का कोई यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल गया एच डैश बराबर 1872, ठीक है, तो इसको आ गया 24 मीटर। अब आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि गोताखोर है और पानी की सतह से ऊपर है, तो इस तरीके से ये आपको इसको ज्ञात करना रहेगा। तो ये आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्टली भी और सब फॉर्मूला है, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से तो इसी तरीके का आएगा, आभासी पूछ देगा, वास्तविक पूछ देगा, और आपको बनाना रहेगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी में पढ़ लूँ कि झील में 12 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित एक मछली को किनारे पर खड़ा व्यक्ति देखता है। मछली का प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगा? वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगा? इंग्लिश मीडियम आप ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो है डेप्थ है, रियल डेप्थ, वो कितना बोला है? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर 12 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, तो आपको गिवन क्या है भाई? आप लोग भी देखिए, जो वास्तविक जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपको एक ही डेटा गिवन है। बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपको फाइंड करना, वो बोल रहा है डी फाइंड करना है। क्लियर? जो एच और एच के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ठीक है, इन दोनों के, वास्तविक और आभासी गहराई के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको आप बताइए हम लोगों को। आपके पास एच है, एच के अलावा एक और डेटा है, अगर आप जोड़ डालेंगे दिमाग पे तो वो है म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है फॉर वाटर? 4/3। म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। इन दोनों के और एच डैश के बीच में हमारे पास रिलेशन है। बट ये केस पकड़िए, केस पकड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आप इस बार यहां से देख रहे हैं। क्लियर? और वस्तु नीचे, यानी कि ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम, आप विरल माध्यम में हैं और नीचे मछली को देख रहे हैं। ये वास्तविक और ये आभासी, इन दोनों के बीच का क्या रहेगा? ये डी डिस्टेंस रहेगा। इसी को फाइंड करने बोला है। ये दिया है आपको 12, टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये पक्का क्या होगा? एच डैश उससे कम आएगा। कितना कम आएगा भाई? याद करना है आपको। यहाँ पे दो डेटा आपके पास है, एक उसने दिया हुआ है और ये एक है। म्यू का फॉर्मूला इन दैट केस कौन ज्यादा है? एच ज्यादा है तो एच ऊपर, कौन कम है तो एच डैश, तो एच डैश नीचे। पकड़ के चलिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू म्यू हमको निकालना है एच डैश, तो एच डैश बराबर एच की वैल्यू 12/4/3, ये जाएगा ऊपर, तो एच डैश जो है वो निकल जाएगा आपको 12 × 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये कट के आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 9 सेंटीमीटर। एकदम इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। डी जो है इसको फाइंड करने बोला है, और सबको पता है कि डी जो है वो होता है एच माइनस एच डैश, यानी कि 12 में से 9 गया तो आ गया 3 सेंटीमीटर। तो डी का मान कितना आया? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने दोनों टॉपिक से जो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता था वो आप लोगों को करवा दिया। ठीक, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेवल कैसा जा रहा है। वैसे कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जो ACF में आया हुआ था ऑब्जेक्टिव के तौर पे। चलिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाए तो वो कहाँ दिखाई देगी? ऑप्शन है, पहला आपका वास्तविक दूरी पर, दूसरा है वास्तविक दूरी से कम दूरी पर, तीसरा है वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर, और चौथा है दिखाई नहीं देगी, और फिर पांचवा है नन। ठीक है,
इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो प्लेस्ड है इन रेयर मीडियम, विरल माध्यम में है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है, वो डेंस मीडियम में है, सघन माध्यम में है। तो अब बताइए कि आंसर क्या होगा। आपको जो ऑब्जेक्ट है ऑप्शंस में पढ़ दे रहा हूँ इंग्लिश में, उसको भी ध्यान दीजिएगा। रियल डिस्टेंस पे, या फिर लेस देन रियल डिस्टेंस, या फिर मोर देन रियल डिस्टेंस, या फिर दिखाई ही नहीं देगी, और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा बात है, इसमें सोचने वाला बात ही नहीं है। केस नंबर 2, आप हैं डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, मतलब कि वो कहानी जो थी हमारी इस बार कि हम स्विमिंग पूल के अंदर हैं और यहाँ चिड़िया उड़ रही है, तो आप जिस ऊंचाई पर वो दिखाई देगी एक्चुअल में वो उससे ज़्यादा ऊंचाई पर होगी, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन रियल डेप्थ या मोर देन रियल हाइट, यानी कि वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये टॉपिक था, कैसा रहा बताइएगा।